हेलो दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगा रहे थे। ये दूसरी क्लास है, उसमें 40 प्लस क्वेश्चन हो चुके थे। आज की क्लास हम देखते हैं, थोड़ा आज डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा पढ़ने वाले हैं देख के। और इतना काम करने से पहले एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप मगर उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना एक बार प्लीज़। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कल के क्वेश्चन हमारे हो ही चुके थे और उससे आगे की सीरीज यही है। आज मुझे लगता है कि ये पाचन तंत्र हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जो भी आगे लाना है, सर्कुलेटरी सिस्टम लाएँ या फिर जो भी सिस्टम हमें लाना है स्केलेटल वगैरह हड्डियों के बारे में, वो हम लेके आएंगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारा दिखा रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दिखा रहा है कि कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब रसांकुर से ये समझ लेना, ये रसांकुर दे रखा है कि यानी कि ये कोई चीज़ ऐसी है जो रस को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका आंसर तो वैसे छोटी आंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर मैंने लिख भी रखा है, तो इसका आंसर छोटी आंत तो हो ही जाना है। तो छोटी आंत में छोटी छोटी उंगली नुमा जो है ना, बिलाई वगैरह होती है। अब उनका क्या कार्य होता है कि वो जितने भी इस छोटे आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम खाना खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, उन सबको अब्जॉर्ब करने का कार्य छोटी आंत ही करती है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटे आंत के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो अगर हम छोटे आंत की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई इसकी कम से कम 6 मीटर होती है। 6 मीटर की इसकी लंबाई होती है। और अगर हम इसकी बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए भी दे रखा है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो बड़ी आंत के बारे में हम इतना जान लेते हैं कि इसकी अगर जो हम लंबाई की बात करें तो 1.5 मीटर की तो ये हो जाएगी, प्लस अगर हम इसको फुट में देखें तो 5 फुट। अब इसकी जो है ये बड़ी आंत, ये इसकी औसत लंबाई है, ना कि ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी इसकी औसत लंबाई इतनी हुई। ये औसत लंबाई निकाल दी गई, छोटे में छोटी हो सकती है और बड़े में बड़ी होती है। ये तो उम्र के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, तो इसका तो इतना कोई तगड़ा इश्यू है नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसमें दिखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है, कि उसके बाद जितना भी पाचन वगैरह है। अभी देखो, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है। कौन सी? छोटी आंत अब्जॉर्ब कर लेती है। बड़ी आंत का काम केवल इतना है कि वो पानी को ही अब्जॉर्ब करती है। तो अब हम इसका आंसर भी छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब हाँ, थोड़ी अब इसमें जैसे पैनक्रियास दे रखा है, तो हम इसके पैनक्रियास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस फिलहाल तो थोड़ी बात करनी है। तो पैनक्रियास जो है हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैनक्रियास। ठीक है, उसके बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पैनक्रेटिक जो जूस निकालती है, उसका काम भी होता है, उसका येलो कलर होता है पैनक्रेटिक जूस। ये पैनक्रियाज ही एक ऐसी, पैनक्रियाज को हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम अग्ना से बोलते हैं, पैनक्रियाज को अग्ना से। और ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। कहने का मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होते हैं, जो हार्मोन और एंजाइम को दोनों को रिलीज करती है। ठीक है, ये एक पैनक्रियास बीटा कोशिकाएं भी रिलीज करती है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को रिलीज करती हैं, जो लैंगर हैंस की दीपिकाओं से बनती है। उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम मिलेगा तो उसके लिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अब देखो, अवशोषित करने के बाद फिर से आ गई है। अब ये वही बात बोल दी, अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं वही होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। उसके बाद
तो ये इसका आंसर भी बी हो जाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में सिग्मोइड कोलन भाग है। अब इसमें सिग्मोइड कोलन की बात कर रहा है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है। सिग्मोइड कोलन बड़ी हाथ का एक भाग होता है। अब इसकी भाग को डिस्क्राइब कर दिया है उसने, जैसे सीकम भी होता है, सिग्मोइड होता है, रेक्टम होता है। ये सारी की सारी एनस और रेक्टम ये लास्ट पार्ट होते हैं बड़ी हाथ के। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है बी, बड़ी हाथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का तो आप लोगों को पता ही है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अब लीवर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लीवर हमारा ये बाइल जो पित्रस होता है ना, पित्रस, उसको स्रावित करता है। स्रावित मतलब उत्पादित करता है, बट वो पित्रस गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, बट जो बनाने का कार्य करता है वो लीवर ही करता है। अब लीवर का मैं वजन की बात आपको बता दूं तो लीवर का वजन कम से कम 1.5 से 2 kg इतना इसका कम से कम होता है। और इसके अगर जो हम कलर की बात करें तो कलर इसका होता है धूसर कलर, गहरे धूसर कलर का, मतलब ज़्यादा गाढ़ा लाल होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा लाल। ठीक है, और इसका लीवर का एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ये जो है ना अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया क्या चीज़ है, अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है। अब अमोनिया को ये यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और बाइल की जो मैं बात बता रहा था वो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है बाइल। अब बाइल की हम बात करते हैं तो बाइल का पीएच मान 7.7 छा रहा है। उसके लिए हम चलो आगे बात करते हैं, अभी आगे मिलते हैं, बट फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा ये, लीवर किसका भरपूर स्रोत है। अब लीवर किसका भरपूर स्रोत है। अब मैंने अभी आपको बताया कि लीवर का कार्य ये है कि वो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ना, वो वसा घुलनशील विटामिन, इसके लिए डिस्क्राइब करने की ज़रूरत कुछ खास नहीं है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, इसको हम आंसर क्लिक कर देंगे। घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें जो जिनको वो भरपूर स्रोत है, इन चीज़ों को वो स्टोर करके रखता है और टाइम आने पे इंक्रीज भी करते रहते, मतलब कि वो देता रहता है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। पाचक एंजाइम यानी कि इनमें से कोई सा एक नहीं है जो पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। अब लार ग्रंथि है, वो भी करती है, अग्नाशय भी करता है। लार ग्रंथि भी करती है, अग्नाशय भी करता है, तिल्ली भी करती है, मगर यकृत है ऐसा जो नहीं करता है, पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, इसमें एक नया वर्ड देखने को मिला है, तिल्ली। तिल्ली, इसको हम स्प्लीन बोलते हैं, SPEEN, स्प्लीन। इसका कार्य ये होता है जब आरबीसी को मारने का कार्य करती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको मारने का कार्य करती है तिल्ली को हम ये बोलते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। इनमें से कौन सा है जिसका हम संश्लेषण यकृत द्वारा कर सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, ये देखते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। अब देखो इसमें दे रखा है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है। जो भी विषैले पदार्थ हमारे यकृत जो हम खाते हैं उनको अब्जॉर्ब करने का काम जो करता है वो एक ही है जो करता है, वो होता है यकृत। जैसे अमोनिया भी हम मैंने अभी बताया था आपको अमोनिया के बारे में, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, हालांकि वो विषैली होती है, तो यकृत ज़्यादातर ये काम करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52,
निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन नंबर, अब देखो ये जितने भी सारे ऐसे ऐसे काम है कार्बोहाइड्रेट को जमा करना ग्लाइकोजन के रूप में, वो भी कौन करता है? यकृत करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये कार्य भी कौन करता है? ये कार्य भी हमारा यकृत करता है। अब इसमें फेफड़े, ये श्वास, इस जो हमारी सांस लेने की ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से है, तो उसके बारे में, फेफड़े के बारे में अलग से क्वेश्चन डालेंगे बहुत सारे, उसके बारे में तब पढ़ेंगे। गुर्दे, ये हमारे जो ब्लड हो, मतलब ब्लड और ब्लड को साफ करने का कार्य ये भी वो करते हैं, गुर्दे करते हैं। और उसके बाद में मूत्र इसी में छन के उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो गुर्दे को भी हम आराम से पढ़ेंगे, फेफड़ों को आराम से पढ़ेंगे। तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी अब आपको बोलता हूँ, और लाइक कर दीजिए एक बार प्लीज़। और देखते हैं 54वां क्वेश्चन। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी भी जो यूरिया बनाते हैं ना, वो भी क्या होता है? यकृत। अब यूरिया की बात मैंने बताई थी कि वो यूरिया किसी और चीज़ का नहीं बनता है, अमोनिया को ही यूरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य कौन सा है इनमें से? किस एक की उत्पत्ति है? तो अभी अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन ही पढ़ा है, तो उसमें दे रखा है क्या? यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? अब ग्लाइकोजन की भी बात हुई थी, यकृत, ये ग्लाइकोजन भी यकृत में जमा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस, यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है? तो वो क्या है? कॉपर। आंसर नंबर ए, कॉपर हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि जो हम गंदे गंदी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फैट खा ली और ज़्यादा फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा ली, उसके बाद जो ज़्यादा असर पड़ता है वो सबसे ज़्यादा हमारा यकृत पे ही पड़ता है। हम खाने को तो खा लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है चीज़ों का, यकृत पे पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं 59 क्वेश्चन। ये देखो, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस में जो हमारा लीवर है, जिगर, उसमें सूजन आ जाती है। और ये हेपेटाइटिस बी, ये कई प्रकार का होता है, मतलब 2-3 प्रकार का है, जिसकी वजह से लीवर में सूजन आ जाती है, ये एक बीमारी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, वायरस की वजह से भी होता है हेपेटाइटिस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? अब पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? वो भी यकृत के संक्रमण से ही होता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें यकृत के, इतनी सारी ऑप्शन क्वेश्चन बनते हैं यकृत के। अगर जो आपको इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन मिले, तो यकृत ज़्यादातर चीज़ों का क्वेश्चन बना के डाल देते हैं वो, क्योंकि घुमा फिरा के डालने वाले क्वेश्चन यकृत ही है। ठीक है, तब तक हम देखते हैं कोई ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? अब पित्त उत्पादित, जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया था कि पित्त बनाता कौन है? बनाता तो हमारा पित्त यकृत है, मगर उसको स्टोर करके कौन रखता है? वो होता है पित्ताशय, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यकृत, अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? यकृत। ये यकृत बनाता है किसको? पितरस को। बट इसका जो स्टोर करके रखता है वो क्या होता है? पित्ताशय उसको स्टोर करके रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? देखिए, दे दे इसमें, पित्त कहाँ संग्रहित होता है, यानी स्टोर कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में वो संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती हो, केवल वो कौन सी है? एकमात्र होती है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पैनक्रियाज इंग्लिश में, पैनक्रियाज। ठीक है, ये होती है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अब इंसुलिन का कौन सी ग्रंथि है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, दूसरे नंबर की अग्नाशय। इसका आंसर भी अग्नाशय होगा। ये दूसरे नंबर की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरे नंबर की। ठीक है, पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी वाली होती है, सबसे छोटी यही होती है पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ये होती है यकृत। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता ही है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है? अब इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? ये सारी चीज़ें आगे की हम जो क्लासें पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। इंसुलिन का स्राव होता है, कहाँ से होता है? ये भी अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय इसका आंसर है। गॉल ब्लैडर, इसमें एक नया वर्ड मिल गया हमें, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है। यूरिन का मतलब होता है मूत्र। मूत्र को स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? अभी देखिए मैंने बताया था ना कि पैनक्रियाज की जो कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका, इसमें अल्फा बीटा और गामा ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, जिसमें से बीटा जो करती हैं, बीटा वो इंसुलिन का स्रावण करती हैं। ठीक है, इंसुलिन का, बीटा तो इंसुलिन का करती हैं, और जो अल्फा होती हैं, अल्फा वो होती हैं ग्लूकागोन का करती हैं, और गामा जो होती हैं वो करती हैं सोमाटोस्टेटलिन का होती है, सोमाटोस्टेटलिन का होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? अब इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला बन ही जाता है, तो आप इसको तो रट के डाल दीजिए एक बार। ये क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेटली आप ज़्यादातर बन ही जाता है, और मोस्ट मान के चलिए इसको तो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? वो होता है हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है, जो हमारे डायबिटीज़ को ऊपर नीचे करता रहता है, इंसुलिन ही होता है वो, जो जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? अब देखो, रक्त में जो शर्करा की मात्रा, वो कौन कौन सा हार्मोन है जो नियंत्रित करता है? वो कौन सा? अभी अभी हमने पढ़ा है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? ये तो अभी आपने पढ़ा ही होगा। इंसुलिन को करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? अब देखो, इंसुलिन अभी अभी मैंने पीछे लिखा भी था कि हमारी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे इंसुलिन का रिसाव होता है, इंसुलिन का। ठीक है, बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसकी वजह से मधुमेह, अब मधुमेह की बात करूँ, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़।
ठीक है। डायबिटीज़, इसकी वजह से डायबिटीज़ रोग हो जाता है, मधुमेह रोग। तो वो कौन सा है, उसको हम अभी क्लिक करते हैं। डायबिटीज़ होता है पैनक्रियास, इसकी वजह से होता है, क्योंकि इंसुलिन का श्रवण करना, या तो इंसुलिन ज़्यादा कर रहा होगा या कम कर रहा होगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ रोग स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 72। 72 उसमें दे रखा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। मल मतलब जो हमारा स्टूल होता है ना, स्टूल स्टूल उसको हम बोलते हैं मल। तो उनमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यूरोविलिन के कारण रंग इसका पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। पाचक एवं श्वसन नलियाँ मतलब जहाँ हम खाना खाते हैं और जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहाँ एक दूसरे को वो कौन सी नलियाँ हैं जो क्रॉस करती हैं। ऐसी कौन सी नलियाँ जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो कौन सी होती है, ग्रसनी, जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। आहार नाल में अंतिम उत्पाद क्या है स्टार्च में, तो वो होता है ग्लूकोज। अभी आपने कभी कभी देखा होगा कि ज़्यादा बीमार होने के बाद में डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, तो वो एक सबसे लास्ट स्टेज होती है स्टार्च की पाचन में। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा देते हैं। ब्लड में क्यों चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो उसकी अंतिम उत्पाद है, वरना उससे ज़्यादा होता तो वो ब्लड में नहीं चढ़ा पाते, फिर तो वो जो टैबलेट्स होती हैं वो अंतिम उत्पाद नहीं होती, वरना वो भी डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा देते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में दे रखा है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर बी, ऑक्सीजन। जैव तंत्र में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्होंने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, गलत। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, ये भी गलत। पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, ये भी गलत। तो लवण का सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अगर जो इस हिसाब से देखें तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है, वो भोजन को स्वादिष्ट बनाना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा क्या, कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन पढ़ते हैं, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या बोलता है, कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, वसा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और गहरे तले हुए पदार्थ हमें ज़्यादातर स्वादिष्ट भी इसी वजह से लगते हैं क्योंकि फैट स्वादिष्ट होती है, फैट हमेशा स्वादिष्ट होती है। ठीक है, फैट को हम वसा बोलते हैं, इसी वजह से वो हमें अच्छी भी लगती है, लोग उससे मोटिव हो जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे ऐसी क्लास लेने के लिए लगातार ये क्लास तो चलनी है ही, तो हम इसमें अपने जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं लगभग अभी 78 क्वेश्चन पाचन तंत्र के हैं। अब आने वाली जो क्लास होगी उसमें परिसंचरण तंत्र के या स्केलेटल सिस्टम, किसी भी चीज़ के नर्वस सिस्टम के मैं आगे क्लास लेके आऊँगा, आप उसको आराम से देखना। ठीक है, और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।